पृथ्वीराज चौहान इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। वो एक बहादुर योद्धा राजा, कुशल प्रशासक और कलाओं के प्रेमी थे। उनकी जिंदगी और राज, खासकर घुरीद सल्तनत के साथ उनकी लड़ाइयां कई पीढ़ियों को मोहित करती रही हैं। उनकी कहानी ऐतिहासिक तथ्यों और दिलचस्प कहानियों का मिश्रण है। पृथ्वीराज की बहादुरी, रणनीति और उनके जीवन की नाटकीय घटनाएं आज भी प्रेरणा देती हैं। यह निबंध पृथ्वीराज चौहान के जीवन, राज और उनकी अमर विरासत पर गहराई से विचार करता है और भारत के अतीत और वर्तमान पर उनके प्रभाव की पड़ताल करता है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और जीत की नहीं है। यह हमें 12वीं शताब्दी के भारत के राजनीतिक परिदृश्य की भी झलक देती है। यह एक ऐसा दौर था जिसमें विखंडन और सांस्कृतिक चमक दोनों ही मौजूद थे। पृथ्वीराज के शासन में चौहान वंश अपने चरम पर पहुंचा। हालांकि उसे घुरीद साम्राज्य के बढ़ते खतरे का भी सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान का वृत्तांत हमें एक महत्वपूर्ण युग की झलक देता है। एक ऐसा समय जब उत्तर भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक ताना बाना एक गहरे परिवर्तन से गुजर रहा था। चौहान वंश, जिससे पृथ्वीराज ताल्लुक रखते थे, 10वीं शताब्दी ईस्वी में प्रमुखता से उभरा। उन्होंने अजमेर और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। चौहान अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते थे और कला और साहित्य के संरक्षक भी थे। इसने उनके राज्य के सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया। पृथ्वीराज के दादा विग्रहराज चतुर्थ ने चौहान साम्राज्य का काफी विस्तार किया, जिससे पृथ्वीराज की बाद की सफलताओं की नींव पड़ी। पृथ्वीराज कम उम्र में ही राजगद्दी पर बैठे और जल्द ही खुद को एक योग्य शासक साबित किया। उन्हें एक ऐसा राज्य विरासत में मिला जो शक्तिशाली और समृद्ध दोनों था। चौहानों ने एक मजबूत सैन्य परंपरा स्थापित की थी और एक जीवंत सांस्कृतिक वातावरण को बढ़ावा दिया था। पृथ्वीराज ने इन विरासतों को जारी रखा और अपने शासनकाल के दौरान उनका विस्तार किया। उनका शासन चौहान वंश के उत्कर्ष का प्रतीक था, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक उत्कर्ष का काल था। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1178 से 1192 ईस्वी तक सैन्य उपलब्धियों और प्रशासनिक सुधारों दोनों द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत किया और अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने कई पड़ोसी शासकों के खिलाफ अपने क्षेत्रों का सफलतापूर्वक बचाव किया। पृथ्वीराज की राजधानी अजमेर व्यापार, कला और शिक्षा के केंद्र के रूप में फली फूली। उन्हें प्रभावशाली किलों और का समय था, जो उनके न्यायपूर्ण और प्रभावी शासन में फली फूली। उनका शासनकाल चौहान वंश के इतिहास में एक उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। जब पृथ्वीराज चौहान अपनी शक्ति मजबूत कर रहे थे, पश्चिम में एक नई ताकत उभर रही थी, घुरीद सल्तनत। तुर्की मूल के गौरीदों ने वर्तमान अफगानिस्तान और फारस में विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनके नेता मुइज़ अद-दीन मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत के समृद्ध मैदानों पर अपनी नजरें गड़ा दी। गोरी की महत्वाकांक्षा ने उसे सीधे पृथ्वीराज के साथ संघर्ष में ला दिया, जिससे सभ्यताओं के टकराव का मंच तैयार हुआ। घुरीद साम्राज्य ने उत्तर भारत के मौजूदा राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर दिया था। घुरीद एक शक्तिशाली और सुव्यवस्थित बल थे, जो अपने साम्राज्य का पूर्व की ओर विस्तार करने के लिए दृढ़ थे। उनकी प्रगति ने उन्हें चौहान साम्राज्य के साथ टकराव में ला दिया। इस संघर्ष के भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। भाग 5, तराइन का युद्ध, टाइटन्स का टकराव। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच पहला बड़ा टकराव 1191 ईस्वी में तराइन में हुआ था। तराइन का पहला युद्ध, जैसा कि यह जाना जाता है, एक भयंकर रूप से लड़ा गया युद्ध था। राजपूत शासकों के एक संघ का नेतृत्व करते हुए पृथ्वीराज ने गोरी की सेनाओं पर करारी हार ली।
पृथ्वीराज की जीत ने कुछ समय के लिए घुरिदों की प्रगति को रोक दिया। हालांकि इसने अगले वर्ष एक और निर्णायक मुठभेड़ का मंच भी तैयार किया। तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। इसने एक महान योद्धा राजा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। युद्ध ने राजपूत सेना की ताकत और लचीलापन का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक दुर्जय दुश्मन को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। हालांकि जीत अल्पकालिक थी। मोहम्मद गोरी महत्वाकांक्षा और बदला लेने की प्यास से प्रेरित होकर अगले वर्ष युद्ध के मैदान में लौटेगा। भाग 6 जयचंद, गद्दार या हालात का शिकार। 1192 ईस्वी में लड़ा गया तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। पृथ्वीराज चौहान अपनी सैन्य कुशाग्रता के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद मोहम्मद गोरी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार का श्रेय अक्सर कन्नौज के शासक और पृथ्वीराज के प्रतिद्वंद्वी जयचंद के कथित विश्वासघात को दिया जाता है। हालांकि जयचंद की भूमिका के आसपास के ऐतिहासिक साक्ष्य जटिल और विवादित हैं। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि जयचंद व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर गोरी को सैन्य खुफिया जानकारी प्रदान करके या युद्ध में उसकी सहायता करने से इनकार करके पृथ्वीराज के साथ विश्वासघात किया होगा। दूसरों का प्रस्ताव है कि जयचंद परिस्थितियों का शिकार था, एक शक्तिशाली दुश्मन और एक प्रतिद्वंद्वी राजा के बीच फंस गया था। जयचंद के कार्यों पर बहस 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत की विशेषता वाले गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विता के जटिल जाल पर प्रकाश डालती है। भाग 7 क्या होगा अगर, एक वैकल्पिक इतिहास पर एक अटकलें लगाने वाला नजरिया। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के भारतीय उपमहाद्वीप के लिए गंभीर परिणाम हुए। इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जो उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत का प्रतीक है। अगर पृथ्वीराज विजयी हुए होते तो भारतीय इतिहास एक अलग रास्ते पर चल सकता था। यह अटकलें लगाने वाला परिदृश्य हमें चौहान की जीत के संभावित प्रभाव पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। एक विजयी पृथ्वीराज संभावित रूप से खंडित राजपूत राज्यों को एकजुट कर सकता था। इससे घुरिद खतरे के खिलाफ एक दुर्जय बल बन जाता। एक संयुक्त राजपूत संघ ने घुरिद आक्रमणों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया होगा। इससे दिल्ली सल्तनत की स्थापना में देरी हो सकती थी या रोक भी सकती थी। इस तरह के परिणाम ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया होता। भाग 8 लोकप्रिय कल्पना में पृथ्वीराज, साहस और रोमांस की विरासत। वीरता, रोमांस और त्रासदी से भरे पृथ्वीराज चौहान के जीवन ने पीढ़ियों की कल्पना को मोहित किया है। उनकी कहानी, महाकाव्य कविता पृथ्वीराज रासों में अमर इतिहास के दायरे को पार करके भारत की लोक कथाओं का अभिन्न अंग बन गई है। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के प्रति उनके प्रेम, उनकी शिष्टता और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ उनके बहादुर रुख ने उन्हें एक महान व्यक्ति बना दिया है। पृथ्वीराज की विरासत उनके सैन्य कारनामों से आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक न्यायप्रिय और उदार शासक के रूप में याद किया जाता है। कला और साहित्य के उनके संरक्षण के लिए उन्हें मनाया जाता है। चंद बरदाई को जिम्मेदार ठहराया गया पृथ्वीराज रासो भारतीय साहित्य पर उनके प्रभाव का प्रमाण है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी साहित्य, संगीत, रंगमंच और सिनेमा सहित विभिन्न कला रूपों के माध्यम से सुनाई जाती रही है, जिससे उनकी स्मृति जीवित रहती है और पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है। भाग 9 निष्कर्ष। पृथ्वीराज चौहान की स्थायी विरासत। पृथ्वीराज चौहान का जीवन और शासनकाल अपेक्षाकृत अल्पकालिक होने के बावजूद भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ गया। वह एक कुशल योद्धा, एक सक्षम प्रशासक और कलाओं के संरक्षक थे। घुरिद आक्रमणों के खिलाफ उनका बहादुर प्रतिरोध, हालांकि अंततः असफल रहा, ने अपनी भूमि और लोगों के साहसी रक्षक के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। पृथ्वीराज की कहानी भारतीय मानस के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, जो साहस, शिष्टता और उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के आदर्शों को मूर्त रूप देती है। जबकि उनके जीवन के कुछ पहलुओं के आसपास की बहस, जैसे कि उनकी हार में जयचंद की भूमिका, बनी रहती है, एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में उनका महत्व निर्विवाद है। पृथ्वीराज चौहान की विरासत समय की सीमाओं को पार करती है।
वह अपनी बहादुरी, अपनी मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम और विपरीत परिस्थितियों में अपनी अटूट भावना से भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। उनकी कहानी इतिहास की जटिलताओं, व्यक्तिगत कार्यों के प्रभाव और मानव साहस और लचीलापन की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है।